नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जिला सीरीज़ में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अल्मोड़ा जनपद के बारे में। जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारी जो उत्तराखंड जिला सीरीज चल रही है, इसमें अभी तक हम गढ़वाल के सभी जनपदों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और अब हम यहाँ पे कुमाऊँ में सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं अल्मोड़ा जनपद के बारे में। तो मैप के माध्यम से अल्मोड़ा जनपद के बारे में आपको यहाँ पे सभी चीज़ें डिटेल्स यहाँ पे बताई जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है अल्मोड़ा जनपद का मैप। और एक और चीज़ बता दूं आपको कि यहाँ पे अब बहुत जल्दी यहाँ पे हम जिला सीरीज़ ख़त्म करने की मैं सोच रहा हूँ। तो अल्मोड़ा जनपद को मैं 2 वीडियो में ही कवर करूँगा पूरा, चाहे वीडियो बड़ी बड़ी बन जाए, लेकिन हम यहाँ पे जल्दी यहाँ पे जिला सीरीज़ में कंप्लीट करवाना चाहता हूँ ताकि अदर टॉपिक आपके भी कवर हो जाएंगे जो भी छोड़ रखे हैं। तो इसलिए 2 जनपदों में ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्मोड़ा जनपद को कंप्लीट कर देंगे। तो आज ये पार्ट 1 है और कल आपका पार्ट 2 आ जाएगा। तो ये है यहाँ पे अल्मोड़ा जनपद का मैप और मैप के माध्यम से अच्छे से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है हर एक चीज़। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अल्मोड़ा जनपद के बारे में वो मैंने मैप में यहाँ पे बता रखी है, चाहे वो पर्यटक स्थल हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो नदी सिस्टम हो अल्मोड़ा जनपद का, वो सारी चीज़ें आपको इस मैप में देखने को मिलेंगी। तो ये जो अल्मोड़ा जनपद है उत्तराखंड का एक आंतरिक जनपद है। आंतरिक का मतलब जो बिल्कुल क्या है, किसी भी अदर राज्य से सीमा नहीं बनाता है। और ये उत्तराखंड के 6 जनपदों से सीमा बनाता है। नैनीताल हो गया, चंपावत, तीसरा है पिथौरागढ़, चौथा हो गया बागेश्वर, पांचवा चमोली और छठा हो गया पौड़ी जनपद। तो इन 6 जनपदों से ये सीमा बनाता है, इसलिए मैं इसको कह सकता हूँ कि ये एक पूर्ण रूप से क्या है, आंतरिक जनपद है। किसी भी राज्य और किसी भी देश से ये सीमा नहीं बनाता है। तो भौगोलिक स्थिति से जानने से पहले इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। अल्मोड़ा जनपद का ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी बड़ा महत्व है। अल्मोड़ा जनपद में सबसे पहले ऐतिहासिक दृष्टि की हम अगर बात करें, यहाँ पे जो आप देख सकते हो बाड़े छिना के निकट दलबैंड पर स्थित है। यहाँ पे लाखू उड्यार, जहाँ पे क्या मिले थे, जहाँ पे साक्ष्य क्या मिले थे, यहाँ पे मानव तथा पशुओं के चित्र यहाँ पे प्राप्त हुए थे। उसके बाद एक कसार देवी मंदिर है अल्मोड़ा में। यहाँ पे देखो, ये ऐतिहासिक दृष्टि से एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछे जा चुके हैं। लाखू उड्यार कहाँ है, अल्मोड़ा में है। कसार देवी मंदिर, यहाँ पे क्या मिला था, यहाँ पे 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण प्राप्त हुआ। अल्मोड़ा से लगभग ये अल्मोड़ा यहाँ पे अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर दूर है कसार देवी मंदिर। और यहाँ पे क्या मिला था, 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण प्राप्त हुआ था। और ये जो कसार देवी मंदिर है, ये आपका कश्यप पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी समय तक कत्यूरों ने यहाँ पे शासन किया। उत्तराखंड में जैसे कत्यूरों ने शासन किया, वैसे अल्मोड़ा भी कत्यूरों के अधीन रहा। उसके बाद यहाँ पे चंद वंशों का शासन रहा कुमाऊँ में, और चंद वंशों की पहले राजधानी चंपावत थी। उसके बाद अल्मोड़ा भी चंद वंशों की क्या रही, राजधानी रही। तो ऐतिहासिक दृष्टि से अल्मोड़ा का एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब यदि चंद वंश की बात करें कि चंद वंशों ने जब अल्मोड़ा को राजधानी बनाया, वैसे चंद वंश की जो पहले राजधानी थी वो चंपावत थी। उसके बाद यहाँ पे चंद वंश के एक शासक थे भीष्मचंद। उन्होंने अल्मोड़ा में क्या किया, एक तो सबसे पहले खगमरा किले का निर्माण कराया अल्मोड़ा में। खगमरा किले का निर्माण अल्मोड़ा में किसने कराया, भीष्मचंद ने कराया। और भीष्मचंद जो चंद्रवंश का शासक था, उसकी पहले राजधानी थी चंपावत। और चंपावत से उसके बाद यहाँ थी चंपावत में, ठीक है। चंपावत से अल्मोड़ा में राजधानी किसने स्थानांतरित की, वो की चंद शासक भीष्मचंद ने। ये आपको नोट करना है, भीष्मचंद ने चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी स्थानांतरित की और अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण कराया। लेकिन क्या हुआ कि जब तक अल्मोड़ा में राजधानी पूर्ण रूप से बनकर तैयार होती, तब तक भीष्मचंद की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है आपका बालो कल्याणचंद। कल्याणचंद तृतीय के नाम से उसको जाना जाता है, कल्याणचंद तृतीय। तो कल्याणचंद तृतीय के शासनकाल में ही अल्मोड़ा में राजधानी बनकर पूर्ण रूप से तैयार हुई। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकते हैं कि चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा किसने स्थानांतरित की, भीष्मचंद ने। लेकिन अल्मोड़ा राजधानी किसके शासनकाल में बनकर पूर्ण रूप से तैयार हुई, वो हुई आपकी यहाँ पे जो कल्याणचंद तृतीय थे, उसके शासनकाल में अल्मोड़ा में राजधानी पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुई, किसकी, चंद वंशों की। तो इस प्रकार से आपको समझना है और नोट्स आपको पता ही हमारे ऐप में आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ अभी ध्यान देना है और समझना है कि कैसे कैसे यहाँ पे ऐतिहासिक दृश्य काफ़ी महत्वपूर्ण अल्मोड़ा और इसके भूगोल के बारे में सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अभी समझनी है। नोट्स आपको दिक्कत नहीं है, नोट्स आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बिल्कुल डिटेल्स में। तो नोट्स की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम ये बात करें कि अल्मोड़ा में राजधानी लगभग कब बनकर तैयार हुई, तो 1563 बालो कल्याणचंद तृतीय का ये शासनकाल था। तो 1563 के आसपास अल्मोड़ा में राजधानी बनकर तैयार हुई। अब देखो चंपावत में अंतिम राजा कौन था,
वो था आपका भीष्मचंद, क्योंकि भीष्मचंद की राजधानी चंपावत थी और उसने स्थानांतरित कहाँ कर दी, अल्मोड़ा में। और अल्मोड़ा में प्रथम राजा कौन हो गया फिर, मतलब जिसने मतलब अल्मोड़ा से शासन किया, तो वो हो गया कल्याण चंद्र तृतीय। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, क्योंकि किसी भी टाइप के कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो सभी चीज़ें आपको एक एक करके समझनी होगी। उसके बाद जब यहाँ पे अल्मोड़ा में राजधानी स्थानांतरित हो गई, तो जो कल्याण चंद्र तृतीय था, जिसके शासनकाल में अल्मोड़ा में राजधानी स्थानांतरित हुई, उसने अल्मोड़ा का नाम अल्मोड़ा नहीं रखा, बल्कि क्या रखा, आलमनगर। आलमनगर में उसने राजधानी स्थानांतरित की, जो कि अब क्या है, अल्मोड़ा है। अब अल्मोड़ा का नाम इसने आलमनगर इसलिए रखा क्योंकि उस टाइम मुग़ल शासन भी था भारत में, और मुग़ल शासन के प्रभाव के कारण कल्याण चंद्र तृतीय ने अल्मोड़ा की जगह क्या रखा, इसका नाम आलमनगर रखा, और आलमनगर में अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी समय तक यहाँ पे लगभग 1790 तक अल्मोड़ा में ही क्या रहा, चंद्रवंशों का शासन रहा, यानी राजधानी अल्मोड़ा में रही, और वहाँ से वो पूरे कुमाऊँ में शासन कर रहे थे। उसके बाद जैसे यहाँ पे गोरखा आते हैं 1790 में, और 1790 में चंद्रवंश का जो शासक था वो था महेंद्र चंद। ये मैंने आपको इतिहास में पूरा बता रखा है। तो महेंद्र चंद्र यहाँ पे 1790 में शासक था चंद्रवंश का, जिसकी राजधानी थी अल्मोड़ा में। अब जैसे ही 1790 में गोरखा आए, तो गोरखाओं ने महेंद्र चंद से क्या कर दिया, यहाँ पे युद्ध छेड़ दिया। अल्मोड़ा के कौन से मैदान पर, यहाँ पे हवाला बाग नामक मैदान पर महेंद्र चंद और गोरखाओं के बीच युद्ध लड़ा गया 1790 में, और जिसमें महेंद्र चंद की पराजय हो जाती है। और उसके बाद 1790 से लेकर 1815 तक कुमाऊँ किसके अधीन रहता है, गोरखाओं के अधीन रहता है। उसके बाद यहाँ पे 1790 से 1815 तक गोरखाओं ने जब यहाँ पे अधिकार कर दिया, फिर यहाँ पे ब्रिटिशों ने आक्रमण कर दिया, और 1815 में कुमाऊँ आ गया किसके अधिकार में, ब्रिटिशों के अधिकार, यानी अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गया कुमाऊँ, और अल्मोड़ा भी उसी के अंतर्गत ब्रिटिशों के अधिकार में यानी शासन में आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि 1864 में आपको नोट करना है कि अल्मोड़ा में नगर पालिका का गठन किया गया, और 1891 में अल्मोड़ा को क्या बनाया गया, जनपद बनाया गया। तो ये मैंने आपको अल्मोड़ा जनपद के इतिहास के बारे में यहाँ पे विवरण दिया कि कैसे कैसे यहाँ पे अल्मोड़ा जनपद का इतिहास रहा। अब इसके भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें, तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ये पूर्ण रूप से आंतरिक जनपद है, जो कि किसी भी राज्य और किसी भी देश से सीमा नहीं बनाता है, बल्कि उत्तराखंड के 6 जनपदों से सीमा बनाता है। अगर हम इसके पूर्व की बात करें, तो पूर्व में आपका ये पिथौरागढ़ और चंपावत हो गया पूर्व में। पश्चिम की अगर बात करें तो पौड़ी हो गया, उत्तर में हो गया बागेश्वर और चमोली, और दक्षिण में कौन हो गया, यहाँ पे दक्षिण में हो गया आपका नैनीताल, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है नैनीताल, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चंपावत है। और सभी मैंने यहाँ पे जितने भी 6 जनपद हैं, चमोली हो, देखो यहाँ से शुरू करते हैं, पौड़ी, चमोली, तीसरा है बागेश्वर, चौथा है पिथौरागढ़, पाँचवा चंपावत, छठा है नैनीताल। तो ये 6 जनपद क्या कर रहे हैं, अल्मोड़ा जनपद से सीमा बनाते हैं। अब अगर राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें, तो कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग होकर गुजरते हैं अल्मोड़ा जनपद से, तो यहाँ से देखो NH 109, जो NH 109 है, ये कहाँ से आता है, नीचे नैनीताल से होकर, और कहाँ जाता है, यहाँ पे देखो रानीखेत, रानीखेत से द्वारहाट, और द्वारहाट के बाद कहाँ जा रहा है ये, चौखुटिया, और चौखुटिया से होकर ये जाता है यहाँ चमोली के गैरसैंण में, और गैरसैंण से आगे कर्णप्रयाग में। तो कुल मिला के नैनीताल से होकर और अल्मोड़ा के रानीखेत हो गया, द्वारहाट हो गया, चौखुटिया हो गया, और फिर ये गैरसैंण से होकर कर्णप्रयाग तक जाता है NH 109। तो नेशनल हाईवे 109 गुजरता है आपके अल्मोड़ा जनपद से। और दूसरा जो नेशनल हाईवे NH 309A, ये कहाँ से आ रहा है, NH 109 से ही ये जुड़ा हुआ है, और यहाँ से पहुँचता है अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा से कहाँ पहुँच जाता है, बागेश्वर पहुँच जाता है। तो अल्मोड़ा टू बागेश्वर कौन सा नेशनल हाईवे, अल्मोड़ा से बागेश्वर को कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है, NH 309A जोड़ता है। तो ये 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो कि अल्मोड़ा जनपद से होकर गुजरते हैं। अब यहाँ पे हम अल्मोड़ा जनपद की नदी सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो वैसे अल्मोड़ा जनपद में ज़्यादा नदियाँ तो है नहीं, लेकिन छोटा सा सिस्टम है नदियों का भी, फिर भी यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रामगंगा की बात कर लेते हैं। ये पश्चिमी रामगंगा है, ठीक है। पूर्वी रामगंगा जो काली नदी की सहायक नदी है, ये पश्चिमी रामगंगा है जो कि गंगा नदी की ये सहायक नदी है, और गंगा नदी में ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज में मिलती है। तो यहाँ पे जो रामगंगा है, पश्चिमी रामगंगा आप लिखना है यहाँ पे, तो उसका जो उद्गम होता है वो दूधातोली श्रेणी से होता है। अब जो ये दूधातोली श्रेणी है, मैं आपको इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ कि ये आपके चमोली जनपद हो गया, अल्मोड़ा और पौड़ी जनपद में फैली हुई है। तो दूधातोली श्रेणी के
पूर्वी ढाल से निकलती है यहाँ पे रामगंगा, और जो ये रामगंगा ये कहाँ से, यहाँ से चौखुटिया से होते हुए भिकियासैंण में पहुँच जाती है। ये है यहाँ पे भिकियासैंण, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैप को। तो ये रामगंगा पहुँच रही है भिकियासैंण में, और भिकियासैंण में रामगंगा में एक सहायक नदी, इसकी कौन सी नदी जुड़ जाती है, गयास नदी जुड़ जाती है। तो भिकियासैंण में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है, रामगंगा और उसकी एक सहायक नदी है गयास नदी, और रामगंगा की एक और सहायक नदी भी है बिनो नदी। तो ये दो नदी आपको ध्यान रखनी है, जो कि अल्मोड़ा में दो सहायक नदी है रामगंगा की, एक है बिनो नदी और एक है आपकी गयास नदी। फिर यहाँ पे भिकियासैंण से आगे बढ़ती हुई रामगंगा आगे निकलती है, और रामगंगा कहाँ पहुँचती है, पौड़ी जनपद में पहुँच जाती है। और पौड़ी जनपद में कालागढ़ नामक स्थान है। मैंने आपको पौड़ी जनपद के बारे में जब बताया था, वहाँ पर मैंने मैप के माध्यम से आपको समझाया था कि कालागढ़ नामक जगह पे कालागढ़ बांध परियोजना है रामगंगा नदी पर, और कालागढ़ के बाद सीधे वो किस में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो अगर एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि रामगंगा नदी, जो पश्चिमी रामगंगा नदी है, वो किस स्थान से राज्य के बाहर प्रवेश करती है, तो पौड़ी के कालागढ़ नामक स्थान पर। तो कालागढ़ में कालागढ़ बांध परियोजना है, वो पौड़ी जनपद में है, वो मैंने आपको बता रखा है, और वहाँ से वो सीधे उत्तर प्रदेश के लिए निकल जाती है। फिर कन्नौज में गंगा नदी में संगम करती है रामगंगा, जो कि पश्चिमी रामगंगा है। दूसरी जो नदी है वो है आपकी यहाँ पे कोसी नदी। कोसी नदी कोसानी श्रेणी से आती है, यहाँ पे बागेश्वर से होती है, कोसानी के बागेश्वर में है कोसानी। तो यहाँ से आती है आपकी कोसी नदी। ये मैं आपको बागेश्वर में बताऊँगा कि कहाँ से उसका एग्जैक्ट लोकेशन है। तो यहाँ से बागेश्वर से आती है कोसी नदी और पहुँच जाती है सोमेश्वर। सोमेश्वर आपका अल्मोड़ा में आता है, ठीक है, सोमेश्वर के निकट से होते हुए, और यहाँ से कोसी नदी के निकट यहाँ पे खटारमल सूर्य मंदिर भी है, और यहाँ से आगे बढ़ती है और ख्वारब नामक स्थान पर, अल्मोड़ा से ही कुछ ही नीचे यहाँ पे स्थित है ख्वारब नामक स्थान। क्वारब या ख्वारब आपको कई जगह देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कौन सी नदी कोसी नदी में संगम करती है, वो है आपकी सुयाल नदी। ये है सुयाल नदी। ये कहाँ से आ रही है, इधर बाड़ेछिना से होते हुए इधर से आ रही है सुयाल नदी, और ये कोसी नदी है, और ख्वारब में सुयाल नदी और कोसी नदी का संगम होता है। अब देखो, जो अल्मोड़ा शहर है वो दो नदियों के बीच में बसा हुआ है। इधर से ये सुयाल नदी है और इधर से ये कोसी नदी है, और ख्वारब में जैसे ये संगम करती है उसके बाद ये आगे बढ़ती है और पहुंच जाती है यहाँ से नैनीताल से नीचे, और फिर ये उधम सिंह नगर होते हुए, और फिर ये राज्य के बाहर प्रवेश करती है, और फिर ये रामगंगा में संगम करती है। तो जो कोसी नदी वो रामगंगा की सहायक नदी है। अब देखो, कोसी नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है, सुयाल नदी कोसी नदी की सहायक नदी है, जो कि ख्वारब नामक स्थान पर कोसी नदी से संगम कर रही है। तो अब आपको यहाँ पे अल्मोड़ा जनपद का नदी सिस्टम समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी नदियाँ अल्मोड़ा जनपद में बह रही हैं। अब हम यहाँ पे अल्मोड़ा जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे रानीखेत के बारे में। तो ये है यहाँ पे रानीखेत, और कौन से नेशनल हाईवे में है, नेशनल हाईवे 109 होकर गुजरता है रानीखेत से। रानीखेत का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, झूलादेव है। झूलादेव रानीखेत का क्या है यहाँ पे प्राचीन नाम है। अब देखो, रानीखेत जो आधुनिक रानीखेत है उसकी स्थापना कब की गई, 1869 में अंग्रेज़ों ने आधुनिक रानीखेत की यहाँ पे स्थापना की। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है, वो भी आपका रानीखेत में ही है। अब देखो, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई, 27 अक्टूबर 1945 को। 27 अक्टूबर 1945 को यहाँ पे कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना की गई। लेकिन जब इसकी स्थापना की गई उस समय इसका जो मुख्यालय था वो था आपका आगरा में। लेकिन उसके बाद 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से कहाँ स्थानांतरित किया गया, रानीखेत में लाया गया। तो कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है आपका, रानीखेत में है, ये आपको नोट करना है। उसके बाद रानीखेत से कुछ ही दूरी पर लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है तड़ीखेत। तड़ीखेत यहाँ पे गांधी कुटिया स्थित है, क्योंकि यहाँ पे गांधी ने निवास किया था। तो गांधी कुटिया अल्मोड़ा में कहाँ पे स्थित है, तड़ीखेत में स्थित है, ये आपको नोट करना है। और यहाँ पे एक गोलू देवता का मंदिर भी है। देखो, चिताई गोलू देवता का मंदिर यहाँ पे है, ठीक है, और एक गोलू देवता का मंदिर यहाँ पे भी है तड़ीखेत में, ये भी आपको नोट करना है। तीसरा जो पर्यटक स्थल है वो है यहाँ पे द्वारहाट। द्वारहाट को कहा जाता है यहाँ पे हिमालय की द्वारिका। क्या कहा जाता है, द्वारहाट से आपको ध्यान रखना है द्वारिका। तो द्वारिका कहा जाता है, हिमालय की द्वारिका कहा जाता है यहाँ पे द्वारहाट को। साथ साथ द्वारहाट में बहुत सारे मंदिर हैं, इसलिए द्वारहाट को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है।
और द्वारहाट को कुमाऊं का खजूरहारो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुमाऊं का खजूरहारो द्वारहाट को ही कहा जाता है। द्वारहाट में जैसे मैं आपको बता चुका हूँ बहुत सारे मंदिर हैं, तो 3 तरह के यहाँ पे मंदिर समूह पाए जाते हैं। नंबर 1 है कचहरी मंदिर समूह, दूसरा है यहाँ पे मनिया मंदिर समूह, और तीसरा है यहाँ पे आपका रत्नदेव मंदिर समूह। तो ये 3 तरह के मंदिर समूह पाए जाते हैं आपके द्वारहाट में। अब द्वारहाट में कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं? केदारनाथ मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर और गुजर देवाल मंदिर। तो जो गुजर देवाल मंदिर है द्वारहाट में, वो सबसे बड़ा मंदिर है इन सभी मंदिर समूहों में। गुजर देवाल मंदिर कहाँ है? आपका द्वारहाट में। अब यहाँ पे द्वारहाट से कुछ ही दूरी पर एक अन्य प्रमुख पर्यटक स्थल है विभांडेश्वर। विभांडेश्वर जो कि अल्मोड़ा में स्थित है और यहाँ पे द्वारहाट से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है। और विभांडेश्वर को कहा जाता है उत्तर का काशी। तो उत्तर का काशी कहा जाता है विभांडेश्वर को, जबकि हिमालय या उत्तर की द्वारिका कहा जाता है द्वारहाट को। अब यहाँ पे जो विभांडेश्वर है जिसको उत्तर का काशी कहा जाता है, यहाँ पे अल्मोड़ा का एक प्रमुख मेला है स्यालदे बिखोती मेला। जब मैं प्रमुख मेलों के बारे में बताऊंगा पार्ट 2 में, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो वो विभांडेश्वर में ही आयोजित किया जाता है स्यालदे बिखोती मेला। तो ये यहाँ पे प्रमुख पर्यटक स्थल थे जो मैंने आपको सभी बता दिए हैं। बाकी जो प्रमुख मंदिर है वो हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे। इस वीडियो के नोट्स आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। प्ले स्टोर में आप सर्च कर सकते हो उत्तराखंड जी के, और सबसे ऊपर हमारा ऐप आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से। ऐसे ग्रुप का ऐप है, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं जिन्होंने नहीं किया है। तो वहाँ से आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे हमारे, और मैप भी। अब देखो जैसे कि गढ़वाल जनपद यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और गढ़वाल जनपदों की मैंने एचडी क्वालिटी में वहाँ पे मैंने सभी मैप एक ही पीडीएफ के माध्यम से वहाँ पे दे रखे हैं। तो वहाँ पे आप जाके ऐप में जहाँ पे ई बुक का ऑप्शन है वहाँ से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ उसमें एक क्या हुआ कि उसमें जिन्होंने डाउनलोड कर दिया है वहाँ पे उस टाइम रुद्रप्रयाग का जनपद वहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया था, और फिर मुझे कुछ लोगों के कमेंट आए हमें, तो फिर हमने वहाँ पे वो रुद्रप्रयाग जनपद का भी मैप वहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। और अब आपको जो अब डाउनलोड करेंगे वो तो वहाँ पे उनको तो रुद्रप्रयाग का मैप यानी गढ़वाल के सभी जनपदों का मैप मिल जाएगा। लेकिन जिन्होंने इससे पहले डाउनलोड कर दिया है उनको शायद रुद्रप्रयाग का मैप नहीं मिला है, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे कुमाऊँ जनपद के सभी जनपद यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद कुमाऊँ और गढ़वाल जनपद के जो मैप हैं वो एक ही पीडीएफ में सारे इंक्लूड किए जाएंगे। तो वहाँ से आप बाद में आप उस क्या कर सकते हो, उस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से वो सारे मैप एचडी क्वालिटी में ले सकते हो। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अल्मोड़ा में जो स्थित प्रमुख संस्थान है उनके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये आपका अल्मोड़ा में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में, और इसके संस्थापक थे डॉक्टर बोसी सेन। अब देखो जब 1924 में डॉक्टर बोसी सेन ने विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की, तो उस टाइम स्थापित कहाँ किया गया था? कलकत्ता में स्थापित किया गया था। उसके बाद यहाँ पे शुरुआत में इसका नाम क्या रखा गया था? विवेकानंद लेबोरेटरी रखा गया था। उसके बाद 1936 में स्थायी रूप से विवेकानंद लेबोरेटरी को कहाँ स्थानांतरित किया गया? अल्मोड़ा में स्थानांतरित किया गया। तो स्थापना तो इसकी 1924 में हुई, लेकिन कोलकाता से अल्मोड़ा स्थानांतरित कब किया गया? 1936 में। लेकिन अभी भी इसका नाम क्या है? विवेकानंद लेबोरेटरी है। उसके बाद क्या हुआ? 1974 में विवेकानंद लेबोरेटरी का नाम क्या रखा गया? विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान रखा गया, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। उसके बाद जो दूसरा प्रमुख संस्थान है वो है जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान। ये भी आपका अल्मोड़ा में स्थित है, और इसका जो उद्देश्य है जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, ये हिमालय क्षेत्र में जितने भी पर्यावरण संरक्षण के बारे में, हिमालय क्षेत्र का विकास और मौसम संबंधी बदलाव की जो जानकारियाँ होती हैं उनको देता है जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, या उसके बारे में रिसर्च करता है। एक बार एक रिसर्च इन्होंने ये भी किया है कि जो बुरांस का फूल है वो अब क्या हो रहा है कि समय से पहले ही पक जा रहा है, तो इसमें अभी उनका रिसर्च चल रहा है। तीसरा जो प्रमुख संस्थान है यहाँ पे रक्षा कृषि शोध संस्थान यानी डिफेंस एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आपका अल्मोड़ा जनपद में है। चौथा यहाँ पे उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी, ये भी आपका कहाँ है? अल्मोड़ा जनपद में है। और उसके बाद पांचवा है यहाँ पे उत्तराखंड लोक कला संस्थान, तो ये भी आपका उत्तराखंड इंस्टीट्यूट ऑफ फोल्क आर्ट्स, ये भी आपका अल्मोड़ा जनपद में है। और छठा है गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय है, यानी गोविंद वल्लभ पंत गवर्नमेंट म्यूजियम, ये भी आपका कहाँ है?
अल्मोड़ा जनपद में है। तो ये सभी जो प्रमुख संस्थान थे वो मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से जो अल्मोड़ा जनपद में है, और ये संस्थान एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको अल्मोड़ा जनपद के इतिहास के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदी सिस्टम, प्रमुख पर्यटक स्थल और साथ साथ प्रमुख संस्थानों के बारे में पार्ट 1 अल्मोड़ा में चर्चा की। और अल्मोड़ा के पार्ट 2 में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे प्रमुख मंदिरों के बारे में और प्रमुख मेलों के बारे में, प्रशासनिक ढांचे के बारे में और जो भी अदर टॉपिक बचे हुए हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई और हमारी जो उत्तराखंड जिला सीरीज चल रही है कैसी आपको लग रही है, कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।